नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को, हमारे जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए बच्चे, अभिभावक, जो भी हमारे साथीगण हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस चैनल को, हमारी इस मुहिम को बहुत अधिक सहयोग दिया। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार का सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम आगे अच्छे से अच्छा काम करके आप लोगों के सामने आपकी जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर हम खरे उतर सकें और आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करवा सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि फिज़िक्स के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 3, जो कि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार उसके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो चैप्टर अब लगभग समाप्ति की ओर है। उससे में लगभग ये मान के चलिए आप लोग 1-2 पॉइंट और शेष रहे हैं, बाकी और सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, क्योंकि वो चैप्टर विद्युत विभव पर था। विद्युत विभव क्या होता है, क्या परिभाषा होती है, विद्युत क्षेत्र के साथ उसका क्या संबंध होता है और कैसे विद्युत विभव निकाला जाता है, वो हमने अपने पीछे वाले वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाया। कुछ टॉपिक भी अच्छे अच्छे हमने पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले। ठीक है, इस प्रकार हम लगभग तीसरा चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में जो कुछ 1-2 पॉइंट और बचे हैं, हालांकि अच्छे पॉइंट हैं, परिभाषा कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। ठीक है, उन टॉपिक पर हम आज के इन क्लास के अंदर, इन वीडियो के अंदर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है आज का शुरुआत का, उसका नाम है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यानी आपको आवेशों का निकाय दिया जाएगा। निकाय क्या होता है, जिसमें मतलब हम वो हिस्सा हो गया, वो जगह होगी जहाँ पर हम अध्ययन करेंगे, आवेश उसके अंदर विद्यमान होंगे, आवेशों का निकाय कहलाएगा। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक आवेश उसमें हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 आवेश आपके पास होने चाहिए, वो आवेशों का निकाय होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाता हूँ कि आखिर ये एनर्जी जो हम बता रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम बोल रहे हैं, इस एनर्जी की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है ये, और इसकी परिभाषा हम किस प्रकार रखेंगे, आखिर ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, कहाँ से आई है, किस प्रकार हम इसको परिभाषित करें, वो चीज़ समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, आपको एक बात बताऊं कि आवेशों के निकाय में कम से कम 2 चार्ज होंगे। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कह दूं कि मेरे पास कोई निकाय है, इस पेज को मैं निकाय मान लेता हूं। इस पूरे पेज को मैंने निकाय मान लिया, जो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो हमने हेडिंग डाल रखी है। इस निकाय में फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ नहीं है, बिल्कुल एकदम खाली है ये निकाय। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कोई चार्ज स्थापित कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मानो मैंने कोई चार्ज यहाँ स्थापित कर दिया, जिसकी वैल्यू मैंने कह दी कि ये वो चार्ज है Q1, ये मैंने यहाँ लाकर छोड़ दिया। ठीक है, जब मैं ये चार्ज यहाँ इसको स्थापित करता हूँ, तो मेरे को किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, देखो, ऊर्जा की बात आती है तो कार्य की चर्चा तो हमें करनी पड़ेगी। समझ में आई बात मेरी? यानी मैंने पहले चार्ज को यहाँ पर लाके छोड़ दिया, तो मेरे को किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले मैं ये नोट कर देता हूँ, क्योंकि अकेला चार्ज पड़ा है Q1, तो पहले मैंने लिख दिया कि निकाय Q1 आवेश स्थापित करने में किया गया कार्य कितना है, W1 बराबर 0 है, क्योंकि निकाय में यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र कोई किसी प्रकार का
यहाँ से पहले से कोई विद्यमान नहीं है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, तो किया गया कार्य एक शून्य हो गया शुरुआत के अंदर, ठीक है। और अपने को पता है कार्य ऊर्जा के रूप में क्रिएट होते हैं, तो ऊर्जा जहाँ अपने को परिभाषित करनी है वहाँ कार्य की चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि मैंने निकाय में ये चार्ज यहाँ पर स्थापित कर दिया, आप देख रहे हो आसानी से। अब इस निकाय में, यानी इस पेज को हमने निकाय माना, अब ये चार्ज जब यहाँ पर आगे रुक गया तो अब ये चार्ज अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा चारों तरफ। ये आप कन्फर्म जानते हो कि अगर कोई चार्ज आ गया इस निकाय के ऊपर तो वो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और इसका विद्युत विभव भी उत्पन्न होगा, दोनों ही बातें हैं। चलो मैं कह देता हूँ कि ये इसका जो विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव है वो अपने इसके चारों ओर उत्पन्न हो चुका है। अब मैं एक कोई दूसरा चार्ज ले रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से लूँगा, जिसका मान मैं कह देता हूँ, दूसरा कोई चार्ज है, वो चार्ज है Q2, ठीक है। और ये चार्ज मैं उठा के ला रहा हूँ, मैं Q2 को उठा के लाया हूँ अनंत से, ठीक है। मैंने Q2 चार्ज अनंत से उठाया है और अनंत से जब मैं इस चार्ज को लेके आ रहा हूँ तो मेरे को किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, किसी प्रकार का कोई मुझे कार्य या प्रतिकर्षण यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये Q2 चार्ज मैं अनंत से लेके चला हूँ, बात आ रही समझ में। Q2 चार्ज मैं कहाँ से लेके चला हूँ? अनंत से। लेकिन जैसे ये Q2 चार्ज, ये जो दूसरा Q2 चार्ज है, मैंने लाल पेन से इसको लिखा है, ये Q2 चार्ज इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करेगा। अब आपको पता है कि इस Q1 चार्ज का अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शा दिया मैंने, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शा दिया, कौन से चार्ज का है? ये पहले चार्ज का। समझ में आ रही बात मेरी? ये पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे ही ये Q2 चार्ज जो आपको नज़र आ रहा है, ये Q2 चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करेगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था तब तक इसको भी कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन इस निकाय में जैसे ये प्रवेश करेगा या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करेगा तो इस पर प्रतिकर्षण लगना शुरू हो जाएगा। इस चार्ज पर इस Q1 के कारण प्रतिकर्षण लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ प्रतिकर्षण लगेगा तो हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि हम जैसे ही इसको और आगे विस्थापित करेंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। स्पष्ट है, क्योंकि ये चार्ज प्रतिकर्षण के कारण इसको दूर धक्का देगा और हमें क्या करना पड़ रहा है? कार्य। मैंने आपको कह दिया कि मैं इस चार्ज को यहाँ तक लाना चाहता हूँ। सपोज कर लो मैंने यहाँ एक पॉइंट दे दिया, एक निश्चित बिंदु दे दिया, और इस निश्चित बिंदु की पहले चार्ज से दूरी है वो r है। कितनी है? r। मैं अनंत से इस r दूरी तक ये चार्ज स्थापित करना चाह रहा हूँ। अनंत से r दूरी तक, यहाँ तक मैं ये चार्ज ला रहा हूँ Q2। तो देखिए, जब ये चार्ज अनंत से चला था तो अनंत से चलता हुआ इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये Q2 चार्ज Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश किया, जैसे ही इसने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश किया, इस पर बल लगना शुरू हो गया। बल लगा तो बल के कारण, ये बल कहाँ लगता है? बाहर की ओर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों धनावेश माने तो बल लगेगा, ये बाहर की ओर बल लगना शुरू होगा इस पर। समझ में आ रही बात मेरी? अब ये बाहर की ओर बल लगे, लेकिन मैं इस चार्ज को फिर भी इस बल के विरुद्ध खिसकाता हुआ इस पॉइंट तक लाना चाहता हूँ, जो पॉइंट r दूरी तक है। अगर मैं इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाना चाहूँगा तो मुझे इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, और ये काम क्यों करना पड़ रहा है मेरे को Q2 के ऊपर? वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि निकाय में Q1 आवेश पहले से विद्यमान है। समझ में आ गई बात मेरी? तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य ही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। समझ गए बात मेरी? तो इसी प्रकार हम इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो परिभाषा कैसे बनाऊंगा मैं इसकी? मैं परिभाषा ऐसे बनाऊंगा कि किसी आवेश की उपस्थिति में, किसी आवेश की उपस्थिति में
अन्य किसी आवेश को, पहला Q1 था और अन्य आवेश कौन सा उठा रहा हूं मैं, Q2 को, अन्य आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। ये इसकी डेफिनेशन बना दी मैंने, ठीक है। यानी एक चार्ज पहले से यहाँ पर विद्यमान था, दूसरे चार्ज को अनंत से उठाकर एक पॉइंट तक लाना चाहता हूँ, तो मुझे अपोजिट कुछ काम करना पड़ेगा, वो कार्य ही क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा को हम कैपिटल यू से दर्शाते हैं, ये चीज़ हम जानते भी हैं, कक्षा 11 में भी ये बातें आती हैं। चलो, ये लाइन मैंने पहले से लिख रखी है कि मैं जब Q1 आवेश को स्थापित किया था तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अब आप ये सब जानते हो कि मैं अब कौन से चार्ज को ला रहा हूँ, आवेश Q2 को ला रहा हूँ। Q2 को किसकी उपस्थिति में ला रहा हूँ, Q1 की उपस्थिति में अनंत से r दूरी तक, या अनंत से r दूरी तक के बिंदु पर, अनंत से r दूरी तक के बिंदु पर स्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है। अनंत से उठा रहा हूं और कितनी दूरी तक ला रहा हूं मैं इसको, r दूरी तक। समझ में आ रही है बात मेरी, r दूरी तक स्थापित करने में किया गया कार्य। अब कार्य क्या होता है, W। देखो, ये चीज़ें क्लियर करो जो मैं बता रहा हूँ। चार्ज उठा रहे हो, चार्ज को दूसरे चार्ज की उपस्थिति में आप लेके आ रहे हो, आपको काम करना पड़ रहा है, तो आवेश है, कार्य है। जब आवेश और कार्य की बात आती है तो मेरे सामने एक सूत्र आता है, दिमाग में याद रखना, V बराबर W/Q। ऐसी चीज़ हमने पढ़ी है, यहाँ पर हमने Q0 पढ़ा है। Q0 परीक्षण चार्ज होता है, Q0 क्या होता है, परीक्षण चार्ज। विभव की परिभाषा पढ़ी है मैंने, समझ में आ रही बात मेरी। मैं इस सूत्र को यहाँ यूज में लूंगा तो W बराबर हो जाएगा VQ। W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। अब Q0 परीक्षण चार्ज है। Q0 क्या है, परीक्षण चार्ज कौन सा होता है, वो चार्ज जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम किसको उठा के लेके आए, Q2 को, तो हम अध्ययन Q2 पर कर रहे हैं। समझ गए बात मेरी। तो यहाँ पर आ जाएगा Q2, क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q2। आप चाहो तो Q0 लिख दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर हम हमेशा तो Q0 को लेके आते हैं, क्या दिक्कत है फिर। अगर Q0 लिख दोगे तो यहाँ Q0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए बात मेरी। फिर बात आती है विभव। अब एक बात बताओ, Q0 तो ये Q2 तो हम लेके आए हैं, अपने साथ लेके आए हैं, तो विभव इस निकाय में किसका है, विभव इस निकाय में पहले से किसका विद्यमान है। देखो, Q2 को तो हम उठा के लेके आए हैं, ये तो हमारा परीक्षण आवेश हो गया, ये तो हम अपने साथ लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पहले से कौन बैठा था, Q1 बैठा है, ये निकाय में पहले से बैठा है। इसका मतलब Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, यानी विद्युत विभव भी है। तो यहाँ विभव कौन से चार्ज का है, पहले चार्ज का। कौन से चार्ज का है, पहले चार्ज का, क्योंकि हम किसके विभव में काम कर रहे हैं, ये पहले आवेश के विभव में हम कार्य कर रहे हैं। तो W बराबर, अब पहले चार्ज का विभव बताओ कितना होगा, K Q1/R, कितनी दूरी पर, R दूरी पर।
और ये Q2 इसके गुणा में पड़ा है, तो ये आ गया कार्य का सूत्र। किसका सूत्र आ गया? कार्य का सूत्र। और ये कार्य क्या होती है? ऊर्जा होती है। यह है कार्य ही किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, अतः क्या ऐसा लिख दूं? अतः U बराबर W बराबर K Q1 Q2 बटे R। ये लो, ये दो आवेशों के निकाय, इसमें दो आवेश थे इसलिए दो आवेशों का निकाय कह दिया। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा आ गई। ठीक है, क्योंकि आप ये कार्य, ये तो कार्य शुरुआत वाला, ये तो कार्य है ही नहीं यहाँ पर कुछ। ठीक है, और इसको मैं W2 लिखूँ ना, अगर मान लो सपोज करो, क्योंकि ये दूसरा काम है, तो टोटल कार्य 0 जोड़ोगे तो यही आने वाला है। समझ में आ गई बात मेरी? क्लियर है? यहाँ पर तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा, तो ये तो 0 है वैल्यू, कार्य केवल ये हो रहा है, तो मैंने इसको W से लिख दिया। अगर मान लो यहाँ कुछ कार्य हो रहा है तो वो इसमें जोड़कर टोटल कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाय का टोटल। अब ये तो 0 है पहले से ही, तो यही कार्य है, सिर्फ जो है जितना है, जो कुछ भी है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो यही कार्य होगा। ठीक है, ये कार्य या ऊर्जा का सूत्र आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, मैं एक ये चीज़ भी बता देता हूँ कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, समान प्रकृति के चार्ज हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कार्य का मान धनात्मक आएगा। ये ध्यान रखना, ये तो पता ही है, क्लियर है। और कार्य धनात्मक आ रहा है ना, तो ये समझ जाना कि ये जो कार्य है वो प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज विपरीत पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो ये कार्य का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इसमें दोनों में आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये अपने आप खींच लेंगे एक दूसरे को, एक प्लस और एक माइनस में। ठीक है, तो उस दौरान कार्य हमारा ऋणात्मक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर विपरीत प्रकृति के चार्ज हैं तो अपना कार्य है वो या ऊर्जा है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, और अगर समान प्रकृति के चार्ज हैं तो अपनी ये ऊर्जा है वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये बात आई समझ में? अब चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। सपोज करो ये तो निकाय के अंदर मैंने सिर्फ 2 ही चार्ज लिए हैं। ठीक है, ये तो निकाय में मैंने सिर्फ आप लोगों को 2 चार्ज दर्शाए, Q1 और Q2। आई बात समझ में? और अब मैं आपके सामने ये कह देता हूँ कि निकाय में बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है, निकाय में बहुत अधिक आवेश है, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अगर आवेशों का निकाय है, आवेशों के निकाय के लिए अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक आवेशों के निकाय के लिए, जैसे मैंने सपोज आपके सामने एक कंडीशन रख दी कि अगर 2 या 2 से अधिक आपके पास चार्ज है तो आप क्या करोगे? मैंने कह दिया, जैसे मानो मैंने आपको 3 चार्ज दे दिए, Q1 Q2 Q3, या एक चार्ज और दे दिया जिसको Q4 नाम दे सकता हूँ। तो आप क्या करना, आप जो कुल कार्य निकालोगे, जितना भी कार्य निकाल रहे हो, पहले चार्ज का कितना कार्य, दूसरे चार्ज को कितना काम करना पड़ा, तीसरे चार्ज को कितना काम करना पड़ा, उन सभी कार्यों को जोड़ देना। उन सभी कार्यों को जोड़ दोगे तो वो टोटल कार्य आ जाएगा। समझ गए बात मेरी? और वो टोटल कार्य ही हमारी स्थितिज ऊर्जा होगी आवेशों के निकाय के लिए। सपोज जैसे मैंने आपको 3 चार्ज दे दिए, समझ में आई बात मेरी? निकाय में कितने चार्ज हैं? 3 चार्ज हैं, आपको 3 चार्ज स्थापित करने हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात कहूँ, जैसे मेरे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको वो चार्ज स्थापित करने से पहले एक बात कहता हूँ। जैसे मान लो ये अपना निकाय मान लिया, ठीक है, और इस निकाय में आपको सबसे पहला चार्ज स्थापित करना है जिसका नाम है Q1। समझ में आ रही है बात मेरी? जिसका नाम कितना है? Q1 नाम है। क्लियर है? थोड़ा ध्यान देना इस पॉइंट को।
पहला चार्ज कौन सा है, Q1 है। क्या मेरे इस पेपर के ऊपर मैंने इसको निकाय माना है, इस पेपर को, इस पेपर पर पहले से कोई चार्ज था क्या, नहीं था। तो मैं एक लाइन लिख दूंगा यहाँ पर कि Q1 आवेश को Q1 आवेश को निकाय में स्थापित किया है ना हमने, स्थापित करने में किया गया कार्य, स्थापित करने में किया गया कार्य। बताओ कोई चार्ज था क्या यहाँ पर पहले से, बिल्कुल नहीं था। तो पहला कार्य हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। बात खत्म हुई। अब मैं क्या लेता हूं, अब मैं लेऊंगा एक दूसरा चार्ज, ठीक है, जिसका नाम कितना होगा, जिसका नाम मैं दूंगा Q2। कितना नाम दूंगा, Q2 नाम दूंगा, ठीक है। और वो चार्ज मैं लेके आ रहा हूं अनंत से, समझ गए, परिभाषा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो मैंने कह दिया मैं उस चार्ज Q2 को यहां तक लाना चाहता हूं, ये है वो पॉइंट, इस पॉइंट तक लाना चाहता हूं। समझ गए बात मेरी, मैं Q2 को इस पॉइंट तक लाना चाहता हूं। और इस पॉइंट की जो दूरी है ना, जैसे ही मैं इस Q2 को यहां लाऊंगा तो वो Q2 यहां स्थापित हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी, ये Q2 आ गया। कहां से आया ये चलकर, ये अनंत से चलकर आया है, ठीक है। और ये कितनी दूरी पर आया है, मैं इस दूरी को बता देता हूं R12 से। किससे, क्योंकि Q2 को यहां स्थापित करते ये दूरी क्या हो जाएगी, R12। क्लियर है। तो एक बात बताओ, अब मैं चार्ज कौन सा लेके आया हूं, Q2 को। तो Q2 आवेश को, किसको, Q2 आवेश को किसकी उपस्थिति में लाया हूं मैं, Q1 की उपस्थिति में। बहुत सिंपल चीज है, उपस्थिति में R12 दूरी तक। कितनी दूरी तक, R12 दूरी तक या दूरी पर लाने में किया गया कार्य। बताओ, उस कार्य को W2 लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा चार्ज लाया हूं मैं। अब देखो ये वही कंडीशन आ गई जो अभी अभी हमने पढ़े हैं। Q1 चार्ज हमने स्थापित कर दिया और फिर Q2 को लेके आए। कितनी दूरी तक लेके आ रहे हैं हम, R दूरी तक लेके आना चाह रहे हैं, इस R डिस्टेंस तक लेके आना चाह रहे हैं। तो हमें ये कार्य करना पड़ेगा K Q1 Q2 बटे R। तो यहाँ पर भी ये कार्य का मान रखूँ तो क्या रखूँगा, K Q1 Q2, पहला चार्ज इसको लेके आ रहा हूँ और बीच की दूरी कितनी है, R12, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड डाल देता हूं। अभी तो पढ़ा हमने ये टॉपिक ऊपर अभी पढ़ा है। जब Q2 चार्ज को लेके आएंगे कितनी दूरी तक, इस R दूरी तक, तो ये कार्य करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही मैंने बस सूत्र में Q1 था, Q2 था, मान रख दिया, और R की जगह R12 मान रख दिया, ठीक है। बाकी सारी चीज सिमिलर। अब मैं तीसरा चार्ज उठा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। वो तीसरा चार्ज मैं कह देता हूं उसका नाम है Q3, और मैं यहां स्थापित करना चाह रहा हूं जहां मैंने आपको दर्शाया है। अब देखिए बच्चों, जब Q3 चार्ज को मैं लेके आऊंगा तो इस चार्ज को लाने पर आपको दो प्रकार के कार्य करना पड़ेंगे। कैसे, क्योंकि जैसे ये चार्ज आप यहां लेके आओगे तो आप क्या देखोगे कि निकाय में ऑलरेडी दो चार्ज बैठे हुए हैं। निकाय में पहले से दो चार्ज बैठे हुए हैं, ठीक है। एक चार्ज तो कौन सा, Q1, और दूसरा कौन सा, Q2, जो अभी अभी हम लेके आए हैं। तो निकाय में टोटल कितने चार्ज बैठ गए, अब दो चार्ज बैठ गए। तो जब इस Q3 को लेके आओगे तो इन दोनों चार्ज के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि जब कौन से चार्ज को, जब Q3 आवेश को निकाय में स्थापित किया जाता है तो निम्न दो कार्य करने पड़ेंगे।
दो प्रकार के कार्य होंगे। कौन कौन से? नंबर 1, पहला कार्य बताओ, Q3 को Q1 की उपस्थिति में, और नंबर 2, Q3 को Q2 की उपस्थिति में। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? अब कितने चार्ज बैठे हैं निकाय में? 2, लेकिन की उपस्थिति में Q3 को लेके आ रहे हो, ठीक है। तो जब Q3 को लेके आओगे तो ये डिस्टेंस होगी, यहां स्थापित करना है, इसको मैं R13 लिख दूं क्या? और जब यहां स्थापित करोगे तो Q2 से दूरी कितनी होगी? R23 या 32 कह दो, ठीक है। Q3 को Q1 की उपस्थिति में कितनी दूरी पर लेके आ रहे हो? R13 दूरी पर, ठीक है। इस दूरी को आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो 1 और 3 के बीच की दूरी है तो 13 नाम दे दिया, ये 2 और 3 के बीच की दूरी है तो 23 नाम दे दिया, इसको 12 नाम दे दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले 3 और 1 के बीच की बात करो। 3 को लेके आ रहे हो किसकी उपस्थिति में? Q1 की उपस्थिति में। ये कार्य W3 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको W2 लिखा था, ये W3 लिख दूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? K Q1 Q3 आ जाएगा, ठीक है। पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज कौन सा हो गया? Q3 हो गया ये, और बीच की दूरी क्या हो जाएगी? R13। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, ठीक है। और दूसरा कार्य Q3 के ऊपर ही हो रहा है, किसकी उपस्थिति में? Q2 की, उसको W4 लिख देता हूं कि Q2 Q3 हो जाएगा ये, और R23 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये Q2 ये Q3 और ये दूरी कितनी होगी? R23। इसको समीकरण नंबर क्या दे दूं? 4। तो अब बताओ टोटल कार्य आगे कि नहीं आगे निकाय के अंदर? अब मान लो सपोज करो, मैं बता देता हूं, चलो मैं यहाँ पर तो 3 ही चार्ज ले रहा हूं। मान लो एक चौथा चार्ज और लेके आते हैं, Q4। जब Q4 लेके आओगे ना आप लोग, तो निकाय में पहले से कितने चार्ज बैठे हुए हैं? 3 चार्ज पहले से बैठे हुए हैं, तो आपको 3 प्रकार के काम करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 3 काम करने पड़ेंगे, Q1 के विरुद्ध, Q2 के विरुद्ध, Q3 के विरुद्ध, ठीक है। इस प्रकार ये बढ़ते जाएंगे। तो बताओ, मैं यहाँ लिखूं एक लाइन, क्या लिखूं? अतः कुल कार्य निकाल लूं निकाय का। अतः निकाय का कुल कार्य W बराबर W1 W2 W3 और W4। इक्वेशन से मान रख दूंगा। W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू Q1 Q2 बटे R12, W3 की वैल्यू Q1 Q3 बटे R13, और ये आ जाएगा K Q2 Q3 बटे R23। ये टोटल कार्य आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप कॉमन निकाल के लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि Q1 Q2 बटे R12, Q1 R13 और Q2 Q3 बटे R23, ठीक है। ये टोटल कार्य आ गया, और ये कार्य किसके बराबर है? ऊर्जा के बराबर है। ये लो, ठीक। और अगर बहुत सारे निकाय के लिए लिखना चाहो, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही निकाय हैं, तो इसको समेशन रूप में भी लिख सकते हैं। U बराबर W बराबर K बार पड़ा है, समेशन लगा दो, ठीक है। और 1 2 ये चल रहा है ना, ये 1 है, तो Q I कर देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ QJ, ठीक है। I और J दोनों लिख दिए मैंने, क्योंकि देखो 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, 1 2 1 3 2 3, ठीक है। और नीचे आ जाएगा RIJ, क्या आ जाएगा? RIJ, ठीक है। और आप क्या लिखोगे यहाँ पर? एक चीज़ लिखना है आपको कि IJ 2 पॉइंट लिखे हैं, तो आप समेशन भी 2 लगा सकते हो, ठीक है। एक समेशन और लगा देता हूँ। एक समेशन तो I के लिए कि I का मान 1 से लेकर 3 तक है,
दूसरा समेशन जे के लिए है कि जे का मान 1 से लेकर 3 तक है। दोनों के मान आई का मान भी 1 से लेकर 3 तक है, 1 1, ठीक है। यहाँ 2 है तो कहीं पर I1 जैसे 1 से 1 2 3 इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 2 3 Q1 Q2 Q3, और जे के मान भी Q1 Q2 Q3 आप लोग ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ गई बात मेरी, ठीक है। तो ये तीनों मान, लेकिन ये ध्यान रखना कहीं पर भी I इज़ नॉट इक्वल जे होगा, कहीं पर भी ये चीज़ बराबर नहीं है। कहीं पर आपको Q11 नज़र आ रहा है क्या? नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो I और J की वैल्यू बराबर नहीं होगी, बस ये अलग चलेंगे। देखिए बच्चों, ये इसका एक रूप बन गया, ठीक है, 3 आवेशों के लिए। और अगर n चार्ज हो ना, n चार्ज हो तो यहाँ पर आप n लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बात आई समझ में? I और J को बराबर नहीं रखना है, बस इसमें रखते जाओ। I का मान 1 से 3 के बीच में रख दो, जो आपकी मर्जी आए, और J का मान भी 1 से 3 के बीच में रख दो, जो आपकी मर्जी आए। लेकिन I और J को बराबर नहीं लेना है, एक जैसे मान नहीं रखने हैं, ठीक है। समेशन की वजह से पॉजिटिव चिन्ह आते जाएंगे तो ये आपको पद मिल जाएंगे। लेकिन एक बात बता दें, जब आप ये वैल्यू रखोगे ना तो आपको टोटल 6 पद मिलेंगे। I का मान 1 से 3 रखोगे, J का मान 1 से 3 रखोगे, तो ऐसे टोटल 6 पद बन जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक पद डबल बनेगा। समझ में आ रही बात? प्रत्येक पद क्या बनेगा? डबल बनेगा। तो अपने को तो सिर्फ सिंगल टर्म्स चाहिए, तो उन डबल तो चाहिए नहीं, सिंगल चाहिए। तो उनको काटने के लिए मैं यहाँ पर 1/2 का गुणा कर रहा हूँ। ये विशेष चीज़ है, ठीक है, ये विशेष चीज़ है। 1/2 का गुणा आएगा यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर। आप थोड़ा समझना, जैसे मैं इसको स्पष्ट करके भी बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं I की वैल्यू रख रहा हूँ 1 से 3 तक, ठीक है। के ये पड़ा है गुणा के अंदर, मैं ब्रैकेट के अंदर I की वैल्यू रख रहा हूँ, Q1 रख दूंगा एक बार, ठीक है। और नीचे I की जगह रख रहा हूं मैं, आ रही बात समझ में? I की जगह प्लस Q2 रख सकता हूं, प्लस Q3 रख सकता हूं। देखो मैंने I की जगह 1 2 3 रख दिए, और ऊपर I की जगह Q1 फिर Q2 फिर Q3 रख दिया वैल्यू मैंने, ठीक है। अब मैं रखूंगा किसकी वैल्यू? मैंने यहाँ पर एक कॉलम छोड़ रखा है ना, किसकी जगह? J की जगह। अब J की वैल्यू रखनी है। जब I का मान 1 लिया है तो J का मान 1 नहीं लेना है, तो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा? 1 2। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 3 2 3। यहाँ 3 है तो 1 लेता हूँ 3 1। 3 पद तो ये बन गए, प्लस 3 पद ये बन सकते हैं Q2 Q1 अपॉन R21, Q3 Q2 अपॉन R32, Q1 Q3 अपॉन R13। ये पद भी बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना आप लोग, क्योंकि I की वैल्यू रखनी है आप लोग। लेकिन मैंने बस मान रखे हैं, टोटल 6 पद बनेंगे। I का मान और J के मान बराबर नहीं रखने। आप अपनी मर्जी से लिखो ना इक्वेशन, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे सर? 1 2 लिख दें, लिख दो। 2 3 लिख दें, लिख दो। 3 1 लिख दें, एक बार लिख दो। एक बार 2 1 लिख दें, लिख सकते हैं। एक बार 3 2 लिख सकते हैं। एक बार 1 3 लिख सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 नहीं लिखा, ठीक है। 1 2 को लिख दिया साथ में, 2 3 को लिख दिया, 3 1 को लिख दिया, फिर उल्टा कर दिया, 2 1 को लिख दिया, 3 2 को लिख दिया, 1 3 को लिख दिया। इसके अलावा कोई 7वां पद बनता है क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि I और J का मान बराबर नहीं लेने। इस प्रकार रख सकते हैं। अब चेक करो, अब आप क्या देखोगे? आप ये देखो कि ये पद है ना, ये पद और ये पद एक जैसे ही पद है, ठीक है। R12 लिख दो या R21 लिख दो, एक ही बात है। और Q1 Q2 ऊपर है, Q1 Q2 ऊपर है, एक जैसे पद हैं। ये पद और ये पद, ये दोनों भी एक जैसे पद हैं, है कि नहीं? और ये पद और ये पद दोनों भी कितने हैं? एक जैसे पद हैं। यानी पद टोटल 6 आ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक पद डबल बार आ रहा है, ठीक है। तो अपने को चाहिए सिर्फ सिंगल बार। तो इन सबको लिखोगे तो ये जुड़ जाएगा तो 2 आएगा, ये जुड़ जाएंगे तो 2 दुगने हो जाएंगे, ये जुड़कर दुगने हो जाएंगे, और 2 कॉमन लोगे तो अपने उस 2 को काटने के लिए कुछ चाहिए ना। अपने सूत्र में कहीं 2 आ रहा है क्या भाई? जब आप लोग ये समेशन हल करोगे तो ये 6 पद बनेंगे, और इन 6 पदों को सोल्व करके लिखोगे तो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी टोटल के 2 Q1 Q2 बटे R12
2Q2Q3/R23 और 2Q1Q3/R13, यानी प्रत्येक पद 2 बार है। अब ये 2 कॉमन ले लिया तो 2 आ गया बाहर, ठीक है। 2 कॉमन निकालूंगा ना यहाँ से, ये 2 कॉमन निकालते ये 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या हमारे सूत्र में कहीं पर 2 है क्या? अंदर तो ये आ गया, अंदर तो ये चीज बच जाएगी। ये लो, लिख दिया। क्या अपने फॉर्मूले में कहीं पर भी 2 है क्या? यहाँ पर नहीं है, यानी मैंने समेशन को सोल्व किया तो एक नई समस्या आ रही है कि सर और तो ठीक है, और तो सारी चीज़ मैच हो रही है, आप समेशन को सोल्व कर रहे हो तो और तो सब कुछ मैच हो रहा है, लेकिन ये 2 कहाँ से आया? 2 समेशन की वजह से आया, तो इसको हटाना पड़ेगा। इस 2 को हटाने के लिए 2 का क्या देना पड़ेगा? अपने को भाग ही तो देना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 का भाग लगाया। समझ गए बात मेरी? तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझना। कई बार बच्चे भ्रमित हो जाए, सर यहाँ पर ये 2 क्यों लगाया, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे ये रीज़न है जो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार बच्चों आप लोग किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हो। याद रखना है ये सूत्र, ठीक है। इस सूत्र को भी याद रखना। मैं एक बार आपको छोटी सी चर्चा कर देता हूँ कक्षा 11 की। कक्षा 11 में हमने निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। कक्षा 11 में ऐसा ही टॉपिक आया था, वो निकाय की क्या कहलाई थी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाई थी। और ये क्या है? ये निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कह सकते हो। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी आप इसको नाम दे सकते हो। तो इस प्रकार ये टॉपिक आप सोल्व कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। कई बार इस पर कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल परीक्षा के अंदर पूछ सकता है। जैसे बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको हल कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बारे में इसमें थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको 3 चार्ज आपको मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि ऊर्जा जो भी आए, चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ऊर्जा ऊर्जा ही रहेगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उत्तर आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव उत्तर आ जाएगा। और वो कैसे आएगा वो मैं आपको कन्फर्म बता चुका हूँ, क्योंकि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो उत्तर अपना धनात्मक आएगा, क्योंकि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। और अगर एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है तो उत्तर अपना नेगेटिव आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पर आप इस सवाल को करके देख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन वाले ने कहा है कि एक निकाय है, उस निकाय पर, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ये 3 आवेश हैं। ये पहला आवेश उसने कहा +Q का मैं रख रहा हूँ, दूसरा चार्ज मैं रख रहा हूँ +2Q का, और तीसरा चार्ज मैं रख रहा हूँ -4Q का, और बीच की डिस्टेंस कितनी है? A समबाहु त्रिभुज दे दिया अगले ने, ठीक है। यहाँ पर इसकी A की कुछ वैल्यू भी दे सकता है, Q की भी वैल्यू दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने को ये मान भी दे सकता है A के आवेश के, ये के जो भी Q वगैरह जो भी है इनकी वैल्यू दे सकता है, A की वैल्यू दे सकता है। और आपसे ये पूछेगा कि इस ऊर्जा का मान बताओ, तो आप आराम से निकाल सकते हो एनर्जी। इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, और इसको क्या मानोगे? Q3 मान लोगे, ठीक है। ये R12 ये A है, ये भी A है, ये भी A है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? U बराबर वैल्यू रखना है K, ठीक है। Q1 Q2 यानी Q और 2Q अपॉन R12 कितना होता है? A होता है। सूत्र है ना अपने पास, बात 3 ही निकाय है, 3 निकाय के लिए ही फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात मेरी? तो 3 निकाय के लिए अपने पास ये सूत्र है, प्लस Q2 Q3, 2 और 3 के बीच में रख दो 2Q -4Q। देखो अब ये चार्ज है ना, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो है वैसे के वैसे रखो। बीच की दूरी कितनी है? A प्लस, अब इनके बीच में देख लो Q -4Q अपॉन A, ये टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। K ये क्या बन गया? 2Q² अपॉन A, और ये माइनस में आ जाएगा -8Q² अपॉन A, और ये भी माइनस में 4Q² अपॉन A, ठीक है। ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हल करोगे ना आप लोग तो क्या आएगा? 8 4 12, और 12 में से ये 2 निकल जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा -10Q² अपॉन A। ये ऊर्जा आ जाएगी किस में? जूल में।
ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल में। अब देखो ये उत्तर माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन आवेशों को अगर हम, ये नेगेटिव में आएगा, अगर स्पष्ट बात, अगर इन आवेशों को मैं एक दूसरे से अलग अलग करूँगा तो इतनी ऊर्जा मुझे धनात्मक देनी पड़ेगी, ठीक है। ये मतलब होता है ऊर्जा का मान ऋणात्मक आने का मतलब हो गया कि इन आवेशों को दूर दूर करने के लिए, इनको दूर दूर स्थापित करने के लिए इतनी ऊर्जा मुझे धनात्मक देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर Q और A के जो मान है वो आप रख सकते हो। K का मान अपने को पता ही है, 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और ये टॉपिक सिंपल टॉपिक बचे हैं अभी, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। और हमेशा की तरह यही कहूँगा कि जो भी नए बच्चे अपने साथ इस चैनल में जुड़े हैं, अपने जो भी बच्चे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने वीडियो ज़रूर देखें आप लोग, और पाठ को शुरुआत से लेके आएँ। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछें, सोल्व करवाई जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो मेरे पास मैंने नोट्स पेपर तैयार कर रखे हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, क्लास में आते हैं, ये वही नोट्स पेपर हैं। तो आप अपने स्तर पर भी नोट्स पेपर तैयार कर सकते हो, और शुरुआत से लेकर वीडियो लगातार देखते आओ, और उसके बाद आगे से आगे बढ़ते जाओ। क्रम से मैंने वीडियो क्रमांक आपको दे रखे हैं, और आसानी से आप लोग टॉपिक क्लियर कर सकते हो, और आपको आसानी भी होगी इनको पढ़ने में। तो पढ़ते रहिए लगातार घर पे रहते हुए, और तैयारी शुरू कर दीजिए। इन जो भी आपको ये जो दिन मिले हैं, इनके दिनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, और आगे जब भी क्लासें स्टार्ट होंगी, उन क्लासों में जब आप पहुंचोगे तो उस दौरान तक आप लोग ये मान के चलो लगभग आप अपनी फिजिक्स का सिलेबस कवर कर चुके होंगे। तो मेरा यही टारगेट है आप लोगों के लिए। तो आप बस सहयोग करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ताकि आपका जो भी टाइम है वो पूर्णतः ख़राब न हो, और आप उसका पूर्णतः सदुपयोग कर पाओ। यही हमारा उद्देश्य है। और बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने साथ वाले जो भी अपने दोस्त हैं उन सबको इस चैनल के बारे में ज़रूर अवगत कराओ, और सब्सक्राइब करवाओ, ताकि अपना चैनल है वो पूर्णतः सक्सेस हो, सफल हो सके। तो यही आपसे कामना करते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।